G20 की बैठक के दौरान एक ऐसे कॉरिडोर का जिक्र हुआ, ऐलान हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया में, खास तौर पे अगर चाइना की बात करें तो उसको दिक्कतें पेश होनी लाजमी हो रही थी। लेकिन अब एक तरीके से जो बाइडेन ने जिस तरीके का अभी बयान दिया है, उसने कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को एक अलग तरीके से पेश करना किया जा रहा है। उस बयान के बाद से उनका ये कहना है कि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक सिर्फ इस कॉरिडोर की वजह से किया है, और इस पूरे आखिर ये कॉरिडोर क्या है, आखिर क्यों जो बाइडेन ने इस तरीके का बयान दिया, और क्या वाकई ये उस रीजन में एक पीस के लिए, एक कनेक्टिविटी के लिए ये कॉरिडोर सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि वो सारी कंट्रीज जो कि नहीं चाहते कि वहां पे स्टेबिलिटी हो, वो अब इसके पीछे पड़े हैं। इस तरीके के कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्य राव जी, उनसे बात करते हैं। आईडीएसए में ये रिसर्चर हैं, तो उनसे ये बात करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मैम ये आईमैक जो है, ये एक आम भाषा में अगर हमें लोगों को समझाना पड़े कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और जो बाइडेन ने जिस तरीके का बयान दिया उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? बहुत धन्यवाद संदीप जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अगर आम भाषा में समझाया जाए, क्योंकि कई बार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके कहा जाता है, आम भाषा में कहा जाए तो इट इज अ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात है, और जिस रीजन में ये इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है, ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर रीजन में और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नहीं है, और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये एक नए तरीके का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। अब इसमें नया क्या है पहले समझने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि 2020 के दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उस वक्त उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था मिडिल ईस्ट रीजन में। नॉर्मलाइजेशन किस में? नॉर्मलाइजेशन दो ट्रैक्स का, पहला यूएई और इजराइल के बीच में, और दूसरा सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में। तो एक अब्राहम अकॉर्ड्स करके, जो कई बार उसका नाम आता है और बहुत फेमस एक ये समझौता माना जाता है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी माना जाता है, कि स्पेशली यूएई और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन 2020 में हो गया, और छोटे छोटे और प्लेयर्स थे वो भी, लेकिन ये मेजर प्लेयर्स। और उसके बाद से अब धीरे धीरे जो ये रीजन है, इसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन भी अपने अंजाम तक पहुंच रहा था, और इस नॉर्मलाइजेशन के फलस्वरूप एक नई किस्म का कनेक्टिविटी आर्क वहां पर अब बन रहा था। यही कनेक्टिविटी आर्क है जो आज की डेट में, जिसको हम आईमैक कहते हैं। तो जब ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, उसी वक्त बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन चूंकि सबके इकोनॉमिक बेनिफिट में है, तो अब नाउ इट मेक्स सेंस दैट यू कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हियर। और फिर हमने देखा कि आईमैक आया। अब जो मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या है जो इसको यूनिक बनाता है। देखिए, यूनिक ये बनाता है कि भारत की दृष्टि से अगर आप देखें, अमेरिका, अगर मैप में समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा लोगों को भी। बिल्कुल। तो देखिए, ये मैप है यहाँ पे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आपको इसके नाम से ही ये साफ है कि इसमें इंडिया एक रीजन है, मिडिल ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट के स्पेशली दो मेन प्लेयर्स हैं वो इसमें हैं, यूरोप के कई सारे प्लेयर्स हैं, ये इस कॉरिडोर का है। इसमें बेसिकली दो रूट्स हैं, एक इसका ईस्ट रूट है, एक इसका वेस्ट रूट है, मतलब दो पार्ट्स हैं इसके रूट के। अगर बिल्कुल आसानी से समझाऊं तो देखिए, ये भारत में यहाँ पे मुंबई के पोर्ट से शुरू होता है। जो डॉटेड लाइन है, ये बेसिकली सी रूट है, यानी कि सी से, भारत से हम जाएंगे यूएई का जो पोर्ट है यहाँ पे जाबेल अली, और यहां से फिर हम फौरन रेल रूट पर आ जाएंगे। तो ये जो आपको रेड पूरी लाइन दिखती है, ये रेल रूट की है। और अब आप देखिए कि यूएई से हम सऊदी अरेबिया आ गए, सऊदी अरेबिया से ये रेल रूट शुरू हो गया, ये रेल रूट सऊदी अरेबिया से होते हुए यहां पहुंचा, और उसके बाद फिर इजराइल पहुंच के, इजराइल में ही हाइफा का पोर्ट है, जहां एक तरह से मिडिल ईस्ट का रीजन समाप्त होता है, और इजराइल हाइफा पहुंचने के बाद फिर से ये सी रूट में तब्दील होगा, और सी रूट के जरिए फिर ये पिरियस पहुंचेगा, जो ये ग्रीस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। और एक बार ग्रीस पहुंचेगा तो इसके बाद ऊपर पूरा यूरोप जो है, वो उसका पूरा बाजार वहां पर कनेक्टेड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई ये कह सकता है कि अच्छा, ये जो रूट है, इसकी यूनिकनेस क्या है। इस रूट की यूनिकनेस आपको इस वाले मैप से समझ में आएगी, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी दो ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे भारत इस रीजन की तरफ जो हमारा इकोनॉमिक कारोबार है वो होता है। जो एक ट्रेडिशनल रूट है, जिसको हम स्वेज कैनाल का रूट कहते हैं, ये जो सी का रूट है और बहुत लंबा रूट है, ट्रेडिशनली हमारा कारोबार अभी इससे होता है। और सारी जद्दोजहद इसी बात की है कि ये जो इसमें बहुत लंबा है, तो इसमें समय बहुत लगता है, इसमें शिपिंग बहुत लगती है,
इसको छोटा कैसे किया जाए, मतलब इसको हम इकोनॉमिकली और बेनिफिशियल कैसे बनाएंगे। इसी चीज के लिए इजाद किया गया जो नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर था, जो हिंदुस्तान ने ईरान और रशिया के साथ मिलकर बनाया था। और ये है वो नॉर्थ साउथ, ये देखिए जो रेड है ये हमने शुरू किया था। अब अगर आप इसका रूट देखिए गौर से, ये भी मुंबई से ही शुरू हो रहा है, वहां से उसके बाद ये ईरान जा रहा है, जबकि मैंने आईमेक के बारे में बताया था कि मुंबई से शुरू के हम डायरेक्टली यूएई जा रहे हैं। अब ये हम यहां से ईरान, ईरान से ये बाकू, बाकू यानी अजरबैजान, सेंट्रल एशिया से हम क्रॉस करते हुए सीधे मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। तो लेकिन अब प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या है कि हालांकि हमारे पास ट्रेडिशनल रूट है, लेकिन ट्रेडिशनल रूट बहुत लंबा है। आप इसके किलोमीटर्स देख रहे हैं कि ये इसका तकरीबन ये दुगने से ज्यादा बड़ा है। जो 7200 किलोमीटर का हमने आईएनएसटीसी बनाया था, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि रशिया और ईरान दोनों ही सैंक्शन रिजीम की वजह से ससेप्टेबल हैं। तो हम इनकी वल्नरेबिलिटी की वजह से इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिल नहीं पा रहा है। इन्हीं चीजों को एक तरह से बैलेंस करने के लिए आपको इस तरीके का रूट जो है आपको नजर में आता है, जो हम फिर मुंबई से शुरू करते हैं, लेकिन हम इधर ईरान बजाने के बजाय हम यूएई मुड़ जाते हैं, यूएई से सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये है पर्शियन गल्फ। देखिए ये जो हिस्सा है ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ ईरान है, तो यहाँ हम सऊदी अरेबिया से मुड़ के इजराइल होते हुए यहाँ चले जाते हैं। एक और कारण है कि हम इजराइल जा रहे हैं, हाइफा में। अब आपने ये समझ लिया कि आईमेक जो था उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसमें दो तरीके के हैं, सी रूट और रेल रूट। और बेसिकली जो ट्रेडिशनल रूट है स्वेज कनाल का वो बहुत लंबा है, तो उसको कट डाउन करता है, यानी जो ट्रेडिशनल रूट है उसको वो तकरीबन 40% से कट डाउन करता है। और जो आईएनएसटीसी के साथ जो इकोनॉमिक सैंक्शंस का प्रॉब्लम है उसको कैसे मीट आउट करता है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अब अगर आप रीजन देखते हैं मिडिल ईस्ट का, जो इस समय बहुत प्रॉब्लम में है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो इस समय प्रॉब्लम चल रही है, जहां पे ये प्रॉब्लम चल रही है, एक मिनट, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है इजराइल में, ये चल रही है यहाँ पे, ये है गाजा स्ट्रिप और इधर है ये हाइफा, ये पोर्ट। तो अभी हालांकि हाइफा पोर्ट इस वक्त जो ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है, चाहे वो गाजा में हो चाहे वेस्ट बैंक की तरफ से, ये वेस्ट बैंक का रीजन है, डिस्टर्बेंस है, हालांकि अभी इससे ये दूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से फुल प्रूफ है, स्पेशली अब जबकि इजराइल में एक ग्राउंड ऑफेंसिव, इसके सारे संकेत हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो जाएगा एटसेट्रा। अब यहाँ पे संदीप जी जो बात आती है वो ये कि जो बाइडन ने बयान दिया, देखिए बाइडन ने कहा, ये नहीं कहा कि हमास ने अटैक आईमेक के वजह से किया, उन्होंने कहा कि वो इस बात से कन्विंस्ड हैं, हालांकि उनको इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमास के अटैक करने के पीछे आईमेक का जो एक अनाउंसमेंट था वो बहुत बड़ा कारण है। इस बात में है मेरिट है, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि देखिए आईमेक कनेक्टिविटी वाज नॉट ड्रॉपिंग आउट ऑफ नोवेयर। आईमेक कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है इसका लॉजिक कब बन रहा था, जब मिडिल ईस्ट में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। और ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर अरब वर्ल्ड में और इजराइल में दोस्ती हो जाती है इकोनॉमिक रीजन से, तो फिर ये पैलेस्टाइन का जो क्वेश्चन है ये कहाँ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जो ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो जॉर्डन है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो ये कंट्रीज हैं, तो ये कंट्रीज तो अब इजराइल के साथ हो जाएंगे, तो फिर इजराइल का जो इंटरेस्ट है इन कंट्रीज का इंटरेस्ट कॉमन हो जाएगा। तो लॉजिकल बात है कि यानी कि उस रीजन में जो ऐसे एक्टर्स हैं जिनको इस नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हो रहा था, वो इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेंगे। और जो हमने देखा कि जो हमास का एक ब्रूटल अटैक है इजराइल के ऊपर, स्पेशली जहां से ये हुआ है, जिस तरह से ये हुआ है, ये सबसे पहले अगर आप इसका कहते हैं कि व्हाट डज इट इंडिकेट, तो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स द इरोजन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विच वॉज अंडरवे। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन 100% अभी नहीं हुआ था, यूएई के साथ हो गया था, सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा था। और अगर आप गौर करें कि इस अटैक के बाद जो सबसे पहले बयान आया था सऊदी अरेबिया का, उन्होंने भी कहा था कि देखिए अब इस नॉर्मलाइजेशन को तो अभी हमें ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। तो ये है कॉन्टेक्स्ट जो बाइडेन के बयान का। लेकिन इसमें अगर आप मुझसे कहें कि चूंकि मैं इस पे काम कर रही हूं, तो इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है? देखिए सिल्वर लाइनिंग क्या है कि इस तरह के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये उस रीजन में जो बिग प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको पता होगा कि ये G7 का जो इनिशिएटिव है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ये उसके द्वारा बैक्ड है, यानी इसकी फाइनेंसिंग वगैरह जो है PGII के द्वारा बैक्ड है। पहली चीज, क्योंकि अमेरिका तो इसमें कहीं पे भी नहीं है ना, फिर भी अमेरिका द्वारा बैक्ड है। यूरोप का ऑलरेडी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, जिसको ग्लोबल गेटवे कहते हैं। वो ये जो रीजन है ये एक तरह से इसमें इसका भी एक एक्सटेंशन, मतलब आप कह सकते हैं कि आईमेक कैन बी गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूरोप्स आउटरीच टू इंडो पैसिफिक।
यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए वो भी बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि उनका भी जो इकोनॉमिक जो प्रोफाइल है वो राइज हो, केवल हाइड्रोकार्बन ना बेचें बल्कि कनेक्टिविटी में और क्लीन एनर्जी में और सस्टेनेबल कनेक्टिविटी के जो नए इमर्जिंग मॉडल्स हैं इसमें वो आना शुरू करें। भारत के लिए तो जो सिचुएशन है वो मैंने बता ही दी। तो मेरे हिसाब से आप एक पुश देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है इजराइल में उसका असर हाइफा पे कम से कम हो। मेरे ख्याल से पहली मीटिंग जो है वो नवंबर में होने वाली है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तो उसके बाद एक टाइम लाइन निर्धारित करी गई थी कि कम से कम 60 डेज के विद इन ये मेंबर्स एक बार मिलेंगे और इसकी फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो उस वक्त हमारी एनालिसिस ये थी कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उसकी फाइनेंसिंग को लेकर है कि फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि बहुत पैसा इसके लिए दांवों पे लगाना पड़ेगा और कैपिटल को डी-रिस्क करना पड़ेगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस समय जो इसराइल में चल रहा है, आप लाख इसमें गवर्नमेंट्स कहें कि हम इसको बचाएंगे और हम इसको फुल प्रूफ करेंगे, लेकिन प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराएंगे फिर इसमें इन्वेस्ट करने से। तो जो हमास का अटैक है आपको समझ में आ रहा है कि वो किस तरह से इसको रोक रहे हैं। मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि अटैक के बाद जो है अब एक बार फिर से बाइपोलर, वो एरिया बाइपोलर हो रहा है। एक तरफ तो पूरी अरब कंट्रीज एक तरफ होगी, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज जो है अरब की वो सीधे तौर पर नहीं आ रही है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वो नहीं चाहती है, बयान वो जरूर दे रहे हैं, निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के टॉप शॉट्स हैं वो आके मिल के जा रहे हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके की सिचुएशन है जब यूक्रेन में जब इन्वेजन हुआ उसके बाद इसी तरीके का दौर चलता रहा, और अभी 2 साल 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है उसको, यूक्रेन वॉर को। और अब क्या किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं कि यह सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और इंडिया का क्या रोल रहने वाला है इधर? देखिए, बिल्कुल कुछ मायनों में आपने ही नहीं तमाम एनालिस्ट ने इसकी तुलना करी है कि इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में आपस में कितनी सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, मैंने भी बहुत बार करी है। देखिए, कुछ सिमिलैरिटीज हैं डेफिनेटली। सिमिलैरिटीज ये कि एक अनएक्सपेक्टेड अटैक है। सिमिलैरिटी बहुत सारे इसमें कि जो सिविलियंस के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, ये सब इसकी सिमिलैरिटीज हैं। यूरोप का रोल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए यूरोप जिस बात के लिए रशिया को क्रिटिसाइज करता है यूक्रेन में, उसी तरह की चीज को इसराइल को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो इजराइल के साथ खड़ा है तो लोग इसको कह रहे हैं कि ये यूरोप की हिपोक्रेसी है। और यूरोपियन यूनियन के विद इन जो 2 मेन पावर सेंटर्स हैं, जो उर्सुला वॉन डर लायन जो कमीशन की प्रेसिडेंट हैं और जो काउंसिल ऑफ द ईयू के जो चीफ हैं जिनका नाम है चार्ल्स मिशेल, इन दोनों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मतभेद है। तो पैलेस्टाइन के लिए एड नहीं रोकनी चाहिए या रोकनी चाहिए। उसके बाद इसराइल का कहां तक हम साथ देंगे, मतलब हमास ने जो किया उस एट्रोसिटी की निंदा हर कोई कर रहा है, लेकिन इसराइल का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है जो अब तक 5000 पैलेस्टाइनियंस को मार चुका है, उसको लेकर इस तरह के जो एग्जिस्टेंशियल प्रश्न है वो जरूर उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं। शॉर्ट में मैं कहूं तो भारत का रोल फिर वही आता है, एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिएटर के रूप में आता है, क्योंकि अरब वर्ल्ड से हमारे संबंध अच्छे हैं। इधर ईरान, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है कि सच में ईरान और हिजबुल्लाह ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के अनुरूप इसको देखें तो उनके अलावा कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि हमास को इतना ज्यादा सपोर्ट करेगा कि वो इजराइल पे इस लेवल का अटैक कर सके। और आखिर किस लिए? तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिसके जियो स्ट्रेटेजिक हित में नहीं है या जिसके लॉजिक में नहीं है, वही एक्टर्स हैं जो इसको एक तरह से सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात इसमें यह है कि ये जो वेस्ट एशियन का जो ये पूरा रीजन है, ये इतना ज्यादा प्रॉक्सी वॉर्स में मैं कहूंगी मुब्तला है या इतना ज्यादा प्रॉक्सी वॉर्स में घिरा हुआ है कि इसमें बिल्कुल क्लियर कट जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एसरटेन करना मुश्किल है। अगर आप एक और कुछ बयान देखें तो बाइडन ने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल इसमें हिजबुल्लाह नहीं आना चाहिए, लेकिन उनके कहने से और ये जो प्रॉक्सी जो बैकडोर चैनल से जो सपोर्ट है वो रुक नहीं जाते, क्योंकि अगर ये बात इतनी आसान होती तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। भारत का रोल फिर एक मीडिएटर के रूप में उभरेगा। हम ऑलरेडी हमने इसराइल को पूरा मैं कहूंगी कि जैसे समर्थन दिया है डिप्लोमेटिकली उसके हमास के जो बहुत बड़ा जो एक अटैक था उस पर, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहा है कि हम जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वहां का, उस पर हम अभी भी हम कमिटेड हैं कि भाई पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों ही स्टेट्स बनने चाहिए। उसके साथ जो शुभ पक्ष है भारत की डिप्लोमेसी का वो ये कि हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है, और इस मामले में तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारत का कोई सानी नहीं है। और बाद में जब चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी तो फिर एक तरह से एक मीडिएशन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो फिर भारत से ज्यादा क्रेडिबल अभी किसी की भूमिका भी नहीं है। पर हैविंग सेड दैट मैं ये भी कहूंगी कि सिर्फ भारत ही नहीं, इतनी पेचीदा जो स्थितियां होती हैं उसमें एक मीडिएटर के बजाय अगर एक कोलैबोरेटिव मीडिएशन करा जाए तो वो बेहतर है। और आईमेक, पर्टिकुलरली आईमेक के संदर्भ में मैं अपनी बात को ये कह के जरूर विराम दूंगी, क्योंकि आईमेक जो था वो एक सबके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए था।
तो आप ये देख सकते हैं कि इजराइल का जब ये ग्राउंड ऑफेंसिव खत्म हो या इजराइल के ग्राउंड ऑफेंसिव में कमी आए, तो क्या अगर उसको एक तरह से नेगोशिएटिंग चिप बनाकर हम वहां पे वायलेंस कम करते हुए देखें और उसमें आईएमएफ का क्या स्वरूप निकल कर आएगा। अभी अगर आप हमारे जैसे निर्मला सीतारमन अभी जो मीटिंग हुई थी G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की, वहां पे भी जब उनसे आईएमएफ पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आईएमएफ के सामने कुछ परेशानियां जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आईएमएफ जो है वो खत्म हो चुका है। और ये बात सच है कि आईएमएफ को लेकर पिछले 3-4 साल से बहुत ही कड़ी, स्पेशली 2 साल से बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिप्लोमेसी चल रही थी। और आपको ध्यान होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस भी गए थे और वहां पे भी, क्योंकि ग्रीस का जो पोर्ट है पिरियस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि देखिए इन चीजों में देर लग सकती है, लेकिन ये चूंकि एक सारे ही प्लेयर्स के बेनिफिट में है, हो सकता है हम देखें कि कुछ नेगोशिएट, हम चाइना का भी कुछ रोल देखें, क्योंकि हाइफा में मैंने जैसे कहा था कि चाइना उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और चाइना और ईरान का जो नेक्सस है या एक्सेस है वो सबको पता है। तो एज अ स्कॉलर मैं इसका कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगी कि ये होने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि मेरी जो एनालिसिस उसके अनुसार आईएमएफ में शायद थोड़ी देर लगे, लेकिन ऐसा कहना कि आईएमएफ जो है वो खत्म हो गया है, ये सही नहीं है। एंड वी शुड वेट एंड कैलिब्रेट, हमें देखना चाहिए कि कैसे कैलिब्रेट करते हैं ये पावर्स। लेकिन आईएमएफ इसमें एक इंपॉर्टेंट स्तंभ बनकर उभरा है। ये चीज तो पहले से भी है, क्योंकि वो उस नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जो उस मिडिल ईस्टर्न रीजन में हो रहा था। शुक्रिया। तो बहुत आसान लफ्जों में जिस तरीके का एक क्रूशल जो इश्यूज है उसको समझाया स्वाति जी ने, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके की आशंकाएं, जिस तरीके की बात जो बाइडेन ने कही है वो बिल्कुल जो है वो गलत है, ये भी नहीं है, और बिल्कुल सही है, ये भी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जो मिडिल ईस्ट के एरिया में, रीजन में जो शांति बहाली या एक नॉर्मलसी आने रही थी, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको डिरेल करने के लिए भी वहां के जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कयास के लगाए जा रहे हैं, अभी सिर्फ बयान है। लेकिन इतना तय है कि ये जो आईमैक है ये एक बड़ी वजह हो सकती है, जो कि जो बाइडेन ने भी जिसके बारे में इशारा किया है।